बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल फिजिक्स और इसके अंदर हम न्यूक्लियर न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे। आज के लेक्चर का जो मकसद होगा वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के ऊपर होगा कंसर्न और इक्वेशन से रिलेटेड होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से आप इक्वेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड किस तरह से उनके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन डेवलप किए जाएंगे। This topic is related to our course Computational Physics, PHY 604 MSc Physics 4th semester, Spring 2021. So in the last lectures, we have talked about the array structure, one-dimensional array, loop-based array, practice, two-dimensional array structure, matrix development by using the dimensional array structure, addition of matrix के ऊपर बात की थी हमने, subtraction of matrix के ऊपर, transpose of matrix, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बात की थी। आज जो है इन्हीं सारी बुनियादी बातें जो हमने C++ के अंदर कोडिंग सीखी है उन सबको यूटिलाइज किया जाएगा और इक्वेशंस को सॉल्यूशन के तरफ लेके जाया जाएगा। उससे पहले हम सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि इक्वेशन क्या होती है, फिर हम उसकी टाइप्स ऑफ इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे, फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के ऊपर, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स और यू कैन से कि जो कि यूज की जा सकती हैं और उससे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन डेवलप किया जा सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इक्वेशन क्या है। द मॉडलिंग ऑफ फिजिकल कंडीशन और फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड इक्वेशन। तो आप मैथमेटिक्स की जुबान में अगर किसी फिजिकल फिनोमेना को या कंडीशन को अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। और अमूमी तौर पे इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। अगर आप देखें तो उस हवाले से जो है वो इक्वेशन के पार्ट्स के हिसाब से बात की जाए तो वो आपके पास ही दो पार्ट्स बनते हैं, यू कैन से एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। और अगर हम देखें तो इसके अंदर आपके पास एक कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं जो कि वेरिएबल के साथ होता है हमेशा। वेरिएबल वो वैल्यू या वो आपके पास हिस्सा है इक्वेशन का जो वेरी कर सकता है और वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है या ऑब्जर्वेशन पे कि आपने उस फिनोमिना को किधर तक ऑब्जर्व करना और किस तरह से उसको लेके चलना होता है। एंड सेकेंडली उस हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, कुछ वेरिएबल वैल्यूज होती हैं और वेरिएबल के साथ जो आपके पास मल्टीप्लायर होता है उसको हम कोफिशिएंट के तौर पे कहते हैं। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन के कुछ पार्ट्स को देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर आपके पास 3 जो है वो कोफिशिएंट है, ए इज डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल, 5, 7 एंड 2 जो है वो आपके पास जो है वो कॉन्स्टेंट्स है। तो इस हवाले से आप किसी भी इक्वेशन को राइट कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर वे। और लाजमी नहीं है कि इक्वेशंस के अंदर इक्वल का साइन हो, इसके अंदर इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज भी आ सकती हैं और उसके मुताबिक ये जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी जा सकते हैं। अभी जो बुनियादी बात थी इसीलिए हमने इसको कोशिश की है कि आपके पास जो है ये सिंपल रहे, इस वजह से हमने इसको सिंपलेस्ट वे में शो करवाया है। सेकेंडली ऑब्वियसली हम एक फिजिकल फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिजिक्स के अंदर और साइंस के अंदर ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन बेस्ड इक्वेशन बनाई जाती हैं कि जिनको आप ऑब्जर्व कर सकें। तो इसका मतलब हम जिस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी को या वेरिएबल को, वो एक्चुअली तौर पे एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। जिस तरह के ओहम लॉ है तो इसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वोल्टेज है और जिसका रिलेशन डेवलप किया जा रहा है करंट के साथ। करंट भी आपके पास क्या है, एक सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है। और आप देखेंगे कि वोल्टेज का और करंट का आपस में रिलेशन क्या है, तो इसकी कंडीशन या इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग ओहम लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इक्वेशन के हवाले से और फिजिकल लॉज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपकी इक्वेशन ज़्यादातर बैलेंसिंग पॉइंट भी फ्राहम करती है डिफरेंट आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान, जो कि डायमेंशनली एक दूसरे के बैलेंसिंग कंडीशन के मुताबिक लिखे जा सकते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का जो डायमेंशन एनालिसिस किया जाए तो वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, और उसके मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन की जाएंगी। तो उस हवाले से ये आपके पास जो है V इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा और उसके हवाले से जो है ये सारी चीज़ें कंटिन्यू की जाती हैं। तो उस हवाले से आपके पास जो है
ये v इज इक्वल टू आई आर डिफाइन किया जा सकता है कि किस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो वेरी हो रही हैं और किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करती हैं। अब अगर इस सिचुएशन को भी देखा जाए तो इसके अंदर भी आपके पास जो है आर जो है इट्स बिहेविंग एज अ कांस्टेंट, और इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट की फॉर्म है, और जबकि वोल्टेज और दो करंट है देयर आर द वेरिएबल्स। और इसके अंदर भी वेरिएबल की हमने दो टाइप्स डेवलप कर ली हुई हैं। एक वो है जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और एक वो वेरिएबल्स हो जाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इस तरह से हम इनको डिफरेंट वे के साथ डिफाइन कर सकते हैं। आफ्टर डिफाइनिंग देम वी कैन आल्सो हैव द टाइप्स ऑफ इक्वेशन। और टाइप्स ऑफ इक्वेशन के हवाले से बात की जाए तो वी हैव हियर द लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, और उस वाले से ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म हो सकती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर आपके पास जनरली एक लीनियर इक्वेशन है तो वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से ली जा सकती है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो ऑलवेज 2 होगी और इस कंपाउंड फॉर्म के साथ लिखी जा सकती है। अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है तो वो वेरिएबल की पावर एक्स 3 के हिसाब से और ऑनवर्ड होगी। तो मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होगी, इसी तरह से वो 2 होगी और अप टू सो ऑन। तो ये सारी सिचुएशन जो है आपको बता रही है कि ये वेरिएबल इक्वेशन किस तरह से टाइप्स ऑफ इक्वेशन डेवलप हो रही है। इफ यू हैव अ जनरल डिग्री ऑफ इक्वेशन तो आपको उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं, इसके अंदर वैल्यू जो है वो एन तक जाती है और इसके लिए हम पॉलिनोमियल एक्सपेंशन वगैरह और बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह को स्टडी करते हैं। इसी तरह से जो रैशनल फंक्शन है अगर उसको देखें तो कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन जो है वो ली जाती हैं और उसको हम रैशनल इक्वेशंस का नाम देते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है इक्वेशन डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में लिखी जा सकती हैं। और रेडिकल इक्वेशंस क्या है? रेडिकल इक्वेशंस देयर आर सम टाइप ऑफ इक्वेशंस जिसके अंदर आपके पास जो है कुछ इक्वेशन जो है वो अंडर रूट की फॉर्म में लिखी जाएंगी और ये आमतौर पे आपके पास फ्रैक्शनल पावर के साथ रिलेट की जाती है। इसके अलावा और बहुत सारी इक्वेशन है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, ट्रांसडेंशियल इक्वेशन है। इन सारी इक्वेशन को भी हम एक्सप्लेन करते हैं और उनके टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। अगर देखें तो फिजिक्स के हवाले से तो वी आर इंटरेस्टेड विद दी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ज़्यादातर जो है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का काम होता है और उस हवाले से जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व वन और मोर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं विदाउट हैविंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स वो होंगे जिसके अंदर आपके पास कोई फंक्शन जो है वो सिर्फ सिर्फ एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है और उसके मुताबिक ये पार्शियल डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होगी जिसकी डिग्री जो है, जिसकी पावर जो है डेरिवेटिव की वो सिर्फ वन होगी, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि नॉन लीनियर होगी, अगर उसकी जो डेरिवेटिव की पावर है वो वन से ज्यादा होगी तो वी विल कॉल देम एज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से होमोजीनियस इक्वेशन, अगर सारी इक्वेशन जो है वो इक्वल टू जीरो होगी तो इट इज कॉल्ड दी, अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सारी की सारी बराबर है और जीरो के, तो इट इज कॉल्ड दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ऐसी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसके अंदर आपकी जो साइड है राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द एग्जैक्टली जीरो, तो आपके पास ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और इसके मुताबिक हम इसको डिफाइन करेंगे। तो उस हवाले से अगर आप फिजिक्स के अंदर देखें तो फिजिक्स के अंदर ऐसी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन मौजूद है जो कि आपके पास जो है वो डिफरेंशियल फॉर्म में भी है, नॉन डिफरेंशियल फॉर्म में भी है, मीन टू से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एज वेल एज दे हैव दी यू कैन से लीनियर इक्वेशंस, एज वेल एज दे हैव नॉन लीनियर इक्वेशंस, और इन सारी सिचुएशंस को हम डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोशन को देखें तो फोर्स जो है एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से आपके पास वेलोसिटी है, इट्स दी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से मोशन है, ये सारी की सारी जो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्सलरेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी है, इट्स बेसिकली द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है बल्कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन जरूर है क्योंकि इसकी पावर जो है वो टू हो जाती है।
इसी तरह से वेरिएंस हो गया, इसी तरह से मैथ एनर्जी रिलेशन है, इसी तरह से दुर्दे लॉ है, इसी तरह से इम्पल्स, डेंसिटी, चार्ज, करंट, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशन डेवलप करती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने इनके सोल्यूशन किस तरह से निकालने हैं और उनकी टाइप्स कैसे हैं। ऑब्वियसली जब हम किसी सोल्यूशन की तरफ चलेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने। एक होता है एनालिटिकल सोल्यूशन और जिसको हम एग्जैक्ट सोल्यूशन भी कहते हैं, और एक सोल्यूशन का तरीकाकार होता है वो कहलाता है जी न्यूमेरिकल सोल्यूशन, या फिर इसको अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन भी कहते हैं। तो उस वाले से देखा जाए तो एनालिटिकल सोल्यूशन वो या एग्जैक्ट सोल्यूशन वो है जो आमतौर पे हम अपने मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स करते हैं। जिस तरह ये क्वेश्चन है और मैं इसकी सोल्यूशन आपके सामने रखा हुआ है, 20x + 5 = 5x + 65। तो आप सब जानते हैं इजीली कि 20x, ये 5x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20x माइनस उस वाले से। तो ये किया जा सकता है, नहीं तो एक तरीका कार ये है कि सारी जगह 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 5 कॉमन ले लें या डिवाइड कर दें 5 को दोनों साइडों से। तो अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इनको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पे भी पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो दे हैव दी इक्वल राइट कि यहाँ से 5 जो है डिवाइड हो जाएगा, ये 4 आ गया, ये 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आ गया, 5x डिवाइडेड बाय 5x आ गया, 5 डिवाइडेड बाय ये 13 आ गया। उस वाले से ये आपके पास जो है, अब आप x को इस साइड पे ले जाए तो ये 3x आ जाएगा 13, और ये 1 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा। तो उस वाले से आपके पास जो है ये 1 दूसरी साइड पे आके 12 होगा, 3x = 12। तो यहाँ पे आपके पास रीअरेंज करेंगे तो x = 4 है। तो x की वो वैल्यू है जिसके ऊपर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 65। तो आप अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं ये बनता है 80, 80 प्लस ये 5 तो ये बनता है 85। अगर हम दूसरी साइड को देखें तो यहाँ पे क्या है, तो आप इजीली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या वैल्यू है यहाँ पे भी, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये 20 प्लस 65। तो अगेन दे हैव दी 85, तो दिस इज दी 85, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। सो वी कैन से दैट कि ये आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है और x = 4 के ऊपर ये क्वेश्चन क्या करती है, सेटिस्फाई होती है। एंड जब ये तो तरीकाकार वो है जिसके अंदर हमने मैथमेटिकल स्टेप्स को फाइंड आउट किया और खुद से किया है, but there is no the involvement of the computers and there is no any other, you can say, the shortcut method. But if we are interested to have a solution for the based upon the numerical solution or the approximate solution, then we have to apply some different you can say the approximation. तो फिर अगर आपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन अप्लाई करना होगा देन वी हैव टू डू फॉर द अप्रोक्सीमेशन। फिर हमने अप्रोक्सीमेट रिजल्ट यूज करने होते हैं। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस के लिए वी डू फॉर द न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है कि हम फर्ज कर लेंगे कि किसी रेंज के अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो डिफाइन की जाती हैं, तो फिर हम एक्स की वैल्यू को सिस्टम के जरिए, कंप्यूटर के जरिए 1 बाय 1 इस इक्वेशन को देंगे, जिसके ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, वो सोल्यूशन इसका इजीली फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो उसके तरीकाकार को समझने के लिए वी हैव अनदर, यू कैन से द वे टू स्टडी दी न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है और वो किस तरह से काम करता है। तो वी हैव हियर द न्यूमेरिकल एनालिसिस, और इसका जो पहला हिस्सा है आइए उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है। अगर आप सॉल्यूशंस को कंप्यूटर की मदद से या कोई ऐसे सिस्टम के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस को यूज़ करना है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस का तरीकाकार जो है वो आपके सामने यहाँ पे है। So numerical analysis is basically the branch, यहाँ पे आप देख सकते हैं easily. The numerical analysis is the branch of mathematics that provides the tools and methods for solving the mathematical problem in numerical form. In numerical analysis, we mainly interested in implementation and analysis of numerical algorithms for finding a approximate solution of mathematical problem. तो न्यूमेरिकल एल्गोरिदम क्या होता है, आप एल्गोरिदम जानते हैं कि ये मैथमेटिकल स्टेप्स का नाम है। तो उस वाले से a complete set of procedure which gives the approximate solution to a mathematical problem is called the numerical algorithm. And the what are the criteria for good method?
तो द फर्स्ट वन इज द कंप्यूटेशन, आपको नंबर ऑफ कंप्यूटेशन का अंदाजा होना चाहिए। फिर है आपके पास एप्लीकेबल ऑफ टू द क्लास ऑफ प्रॉब्लम, और उसकी कन्वर्जन स्पीड, एरर मैनेजमेंट और स्टेबिलिटी। ये 5 चीजें जो है किसी अच्छे मेथड का डिपेंड करता है कि ये इसके अंदर है या नहीं है। तो अगर आपको इन 5 चीजों का इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो आपका एक मेथड अच्छा है, अदरवाइज वो अच्छा नहीं होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्टेबल एल्गोरिदम क्या होता है। Algorithm for which the cumulative effect of errors is limited to the data use of result is generated, so it is called the stable algorithm, otherwise unstable। होता क्या है, तो उस वाले से ये आपके पास क्या है जी, ये स्टेबल एल्गोरिथम होगा। उसके अंदर आपके पास क्या है कि आपका अगर जो सोल्यूशन है वो एक्चुअल सोल्यूशन के करीब तर होगा तो हम उसको स्टेबल सोल्यूशन कहेंगे, अदरवाइज जो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी क्या होती है जी? न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी इज अबाउट हाउ अ न्यूमेरिकल स्कीम प्रोपोगेट एरर। तो उसके हवाले से देखा जाएगा कि आपके पास जो एरर है वो किस तरह से प्रोपोगेट होता है या नहीं होता। अगर आपका एरर बढ़ता जा रहा है तो वो आपका न्यूमेरिकली अनस्टेबल होगा, अगर आपका एरर जो है कम रहता है तो ये आपका न्यूमेरिकली स्टेबल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल इटरेशन मेथड, सो न्यूमेरिकल इटरेशन मेथड जो है मैथमेटिकल प्रोसीजर दैट जनरेट्स अ सीक्वेंस ऑफ इंप्रूविंग अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फॉर द क्लास ऑफ प्रॉब्लम, और इसको हम कहते हैं कि ये न्यूमेरिकल इटरेशन मेथड है। इटरेशन से मुराद होता है कि साइक्लिक मेथड यू कैन से, जिसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को साइक्लिक वे के साथ जो है वो लूप के जरिए से सॉल्व करना। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। Obviously, algorithm of iteration method, a specific way implementation iteration method, including the termination criteria for called the algorithm of the iteration method। तो आपको याद होगा कि हम जब लूप्स बनाते थे तो उसके अंदर भी हम एक साइक्लिक मेथड इस्तेमाल करने के बाद एक कंडीशन डिफाइन करते थे, उसके बाद वो लूप जो है वो एंड हो जाते थे। इन द सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही किया जाएगा और उन्हीं लूप्स का सहारा लिया जाएगा। एंड कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन क्या होता है? If the method leads to the value close to the exact solution, then then we see that कि आपके पास then we see that कि आपके पास जो है method is convergent, otherwise the method is divergent। आपका solution देखा जाएगा क्या वो आपके पास closest to the actual है और उस हवाले से ये बेहतर है कि नहीं है। अगर आप close है solution के तो फिर आपको कहा जाएगा कि आपका जो numerical कोड है या कंप्यूटेशन है वो कन्वर्ज कर रही हैं। अगर वो एक्चुअल सॉल्यूशन से ज़्यादा डेविएट करेंगी तो हम उसको कहेंगे कि ये डाइवर्ज करती हैं। इसी तरह से राउंडिंग क्या तरीकाकार है? फॉर x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, f of x इज द एलिमेंट ऑफ f नियर टू द x, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन जो है x बिलोंग्स टू f of x इज कॉल्ड द राउंडिंग। तो आपके पास जो है अगर एक्चुअल वैल्यू को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उस हवाले से ये जो फिनोमेना होगा इट इज कॉल्ड दी रॉडिंग। तो इस हवाले से आप जो है वो बेशुमार तरीकों से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो है फिलहाल अभी हम इसको जो है वो अप्लाई करके देखेंगे, फिर उसके मुताबिक इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ को गैस करते हैं तो उस हवाले से वहाँ पे एरर मौजूद होते हैं। तो एरर जो है इज इन टर्म्स ऑफ द डोनेट दी कि आपकी एक्चुअल वैल्यू और आपकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के दरमियान जो फ़र्क है वो एरर कहलाता है। तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर जब आप एग्जैक्ट सोल्यूशन की बजाय सोल्यूशन गैस करने की कोशिश करते हैं तो आप उसको कंपेयर करते हैं और उसके हवाले से हमारे पास 3 तरह के एरर के सोर्सेज हो सकते हैं। इनहेरेंट एरर, ट्रंकेशन एरर एंड राउंड ऑफ एरर। इनहेरेंट एरर वो होते हैं जो किसी भी मैथमेटिकल मॉडल की प्रॉब्लम की वजह से या उसकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से आ रहे होते हैं। ट्रंकेशन एरर जो है वो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज हैं उसकी वजह से आते हैं, और राउंड ऑफ एरर जो है वो आपके पास कुछ चीज़ों की अप्रोक्सीमेशन की वजह से भी ऐड हो रहे हैं। So these are the some you can say the basics, और इंशाल्लाह in next lecture we will talk about कि आपने इन न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की मदद से नॉन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन, जूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी सब लोग। अल्लाह हाफिज़।